देखो, हमारे ने जब से भी क्लास हो रही है रूटीन में कुछ चला नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कभी आपका पेपर होता है, कभी कुछ होता है समय। तो अब क्या है कि परसों से मेरे क्या पेपर खत्म हो जाएंगे, थिंग्स विल बी इन स्मूथ वे। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ना छोटे छोटे आपको 3 चैप्टर्स ना स्टार्ट करने के हिंट दिए हैं, और इस मंथ के एंड में ना हम इन 3 चैप्टर्स का करेंगे टेस्ट। सॉरी। और इन तीनों चैप्टर्स को ही अब हम करेंगे फोकस। 3 बहुत सिंपल सिंपल है, तीनों ही आप थोड़े थोड़े कर चुके हो। पहला क्या है जी हमारा, पहला टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सॉरी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दूसरा हमारा था जी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और तीसरा मैंने आपको बोला था जी थोड़ा सा, इसको बोलते हैं जी कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के 2 पार्ट है। इसको हमने बोला था जी अर्निंग पर शेयर ईपीएस, और इसको साथ में बोलते हैं जी ईपीएस एमपीएस बोलते हैं। तो ईबीआईटी अप्रोच इसको कह लीजिए, ईबीआईटी अप्रोच। तो थोड़ा सा हमने किया भी था कि किसी भी बिजनेस में क्या हमको इक्विटी लानी चाहिए, क्या हमको प्रेफरेंस शेयर लाने चाहिए, क्या हमको डिविडेंड, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको। आप ये मान लो सब चीजें बिल्कुल 0 लेवल्स पे करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंट दिया था क्योंकि आपको कैलकुलेटर चलाना भी नहीं आता था। तो आज से मान लेते हैं जी, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है जी व्हाट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप आपका मैनुअल देखोगे, प्रैक्टिस मैनुअल, तो नोट कर लीजिए पेज नंबर 490 है। पेज नंबर 490 पे चैप्टर है पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मेरे वाली बुक आपको मिल जाएगी अभी, और 1 वीक और लग जाएगा, 10 दिन और लग जाएंगे, दैट इज इन प्रोसेस, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो आपका प्रैक्टिस मैनुअल है ना, उसका पेज नंबर 490 है। पेज नंबर 490 पे आपको ये चैप्टर मिलेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आज सबको क्लियर हो जाएगा क्या क्या है। मैं मैक्सिमम चीजें ना आपको बता भी चुका हूं, बस फॉर्मल वे में नहीं बोला जी ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इसमें क्या क्या है आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके प्रैक्टिस मैनुअल में मैं बोल रहा हूं जी, आपको मिलेगा पेज नंबर 490। जितने भी क्वेश्चन हैं आपने खुद ट्राई करना है, और एक छोटा सा असाइनमेंट है 20 क्वेश्चन का, वो मैं दूंगा आपको। तो ये सारे के सारे 30-35 क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये टाइम वैल्यू मनी का मतलब होता है ये हमारा एफएम का बेस है। ये सारा बेसिकली वही है, कैलकुलेटर कैसे चलाना है। अब इसमें देखो जी, मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको लगेगा जो सब कुछ कर चुके हैं, बट फॉर्मल वे में हमने आज स्टार्ट किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, पैसे की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। मान लो मैं आपको कहता हूं जी आज आप मुझे 100 रुपए दे दो, 2 साल बाद मेरे से 100 रुपए वापिस ले लेना तो पॉसिबल नहीं है ना। जो आप मुझे आज 100 रुपए दोगे, 2 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो मैं आपको 100 रुपए वापिस करूंगा तो जस्टिफिकेशन नहीं है। तो मतलब टाइम जैसे चेंज होगा वैसे पैसे की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मान लो मुझे पैसे मिलने हैं 5 साल के बाद, मैं कहता हूं जी मुझे आज ही दे दो, भैया 5 साल बाद 100 रुपए मिलना है तो आज 100 रुपए थोड़ी मिलेंगे आपको। ये चीजें हमने की भी है पहले, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होती जाएगी। अगर आप 2 साल बाद लोगे पैसे बढ़ जाएंगे, 2 साल पहले लोगे पैसे कम हो जाएंगे, टाइम से पहले लोगे तो पैसे कम मिलेंगे, टाइम के बाद लोगे पैसे ज्यादा मिलेंगे, जैसे आपने की भी है। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली जो आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा होता है जी डेप्रीशिएशन। आपने किया है व्हाट इज द डेप्रीशिएशन, आज हम इसको कंक्लूड करेंगे। मतलब आज के बाद इस चैप्टर को नहीं करेंगे। आपने 490 पेज पे जो क्वेश्चन है वो भी करने हैं, जो मैं आपको 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे रहा हूं वो भी करना है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगली क्लास से कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को करेंगे और डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव वाले पे आएंगे। मतलब जनवरी के महीने में मुझे इन तीनों को मिला के टेस्ट करना है,
फिर इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर सबको देखो, टेस्ट का रूल क्या रहेगा हमारी क्लास में। मैंने स्टार्टिंग में 3 चैप्टर किए छोटे छोटे, 3 चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद मान लो 2 चैप्टर और किए, टोटल 5 हो गए, तो 5 चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। 6ठा चैप्टर कंप्लीट होगा, 6 चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। 7वां चैप्टर खत्म होगा, 7 चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। तो मतलब क्यूमुलेटिव वे में टेस्ट करते जाएंगे। उसका फायदा क्या होता है, पुराने वाले चैप्टर आप भूल नहीं पाते हो, पुराने वाले चैप्टर आप भूल नहीं पाते हो। नहीं तो क्या होता है, मैंने मान लो 3rd चैप्टर का टेस्ट किया, तो पहला चैप्टर आप छोड़ दोगे, पहला चैप्टर रिवाइज नहीं करोगे। धीरे धीरे क्या होगा कि 3rd चैप्टर तो अच्छे से आता, पहला चैप्टर भूल गया, क्योंकि वो तो बहुत पहले किया था। तो वो सब चीजें नहीं है, क्यूमुलेटिव वे में चलेगा ना। तो एक दिन ऐसा आएगा फुल सिलेबस का टेस्ट है, अगले दिन फिर फुल सिलेबस का टेस्ट है, अगली बार फिर फुल सिलेबस का टेस्ट है। तो तभी हमारे जाके 40 में से कम 35 34 नंबर तो आने चाहिए। तो नहीं तो फिर क्या होगा, नए चैप्टर अच्छी तरह क्लियर है, पुराने चैप्टर भूलते चले जा रहे हैं। तो अभी हम पहले 3 चैप्टर का टेस्ट करेंगे, टाइम वैल्यू मनी, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे पूरा नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद ईबीआईटी जो हमने किए थे क्वेश्चन, कितनी डेट आनी चाहिए, कितना इक्विटी आना चाहिए, वो करेंगे। सारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप अपने मैनुअल के सारे क्वेश्चन करो, मेरी बुक के सारे क्वेश्चन करो, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन करो, डाउट पूछो। जब आप बोलोगे जी 1% भी डाउट नहीं है, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके डाउट है अभी और हम टेस्ट करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप बिल्कुल 100% बोलोगे जी हम कॉन्फिडेंट है, हमारे को सब कुछ आता है, तो फिर हम करेंगे, अब टेस्ट होगा। ठीक है। फिर भी आपको कोई सजेशन हो तो इट इज ऑलवेज अप्रिशिएबल। अगर कोई और सजेशन कोई देना चाहे तो कोई मना नहीं। क्लियर है जी, इधर भी सबको क्लियर है। मतलब कोई और सजेशन हो, इसमें भी टेस्ट ऐसे नहीं ऐसे करते हैं जी, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि हमारा आपका सेम है, ऑब्जेक्टिव सेम है। आप भी यही चाहते हो अच्छे नंबर आने चाहिए, मैं भी यही चाहता हूं अच्छे नंबर आने चाहिए। थोड़ी बहुत अप्रोच डिफरेंट हो सकती है। आप अभी थोड़े एक्सपीरियंस नहीं है आपको, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, आपको उस हिसाब से करते जाना है। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, हाउ टू स्कोर गुड स्कोर। ठीक है ना। अब मान लो हम देखो पास हो जाते हैं, पहली बात तो इट इज गुड, मतलब हमारे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स है उसमें पास होना ही बहुत है। लेकिन आजकल मार्केट में क्या है कि आपको कितनी नॉलेज है, कितना अच्छा आप परफॉर्म करते हो, हर चीज की बहुत अच्छी अच्छी वैल्यू है। तो अगर आपको लाइफ में कभी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है, तो ये देखो, आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। डिग्री तो सबके पास ही होती है बेटा, पेपर आपने भी दिया, पेपर सबने दिया, एक के 100 में से 40 नंबर आए, एक के 100 में से 90 नंबर आए, पास तो दोनों ही हो गए। लेकिन जो 90 नंबर वाले की वैल्यू है वो 40 वाले की तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है ना, कितना मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं, कहीं से भी मिले नॉलेज। मान लो सोना कूड़े में भी पड़ाओ, उठा लेते हैं ना भाई, 1.5 लाख रुपए तोलेगा रेट है, कुछ तो मिलेगा। नॉलेज का भी भैया, नॉलेज तो उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल है। कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, नॉलेज लेने में कोई अर्ज नहीं है। हमारे कैरियर में कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है ना मैम। चलो अब देखो जी, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन। मेरे ख्याल 1 या 2 बच्चों को छोड़ दो, बाकी सब लोगों ने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आज हम फिर दोबारा भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जी, सेकंड कॉन्सेप्ट है जी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये किसने भी नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10th क्लास में आप पढ़ते थे, आपके होते थे ये सब चीजें, तो लेकिन आप भूल चुके होंगे, इसलिए हम इसको आराम से करेंगे, बड़े प्रोफेशनल वे में करेंगे जी। इसके बाद क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट के बाद थर्ड आप लिखोगे जी कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। और आपको मैंने पहले भी टेबल बनवाई थी, फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या कंप्यूट करते हो जी, इंटरेस्ट का केस और एन्युटी का केस, दोनों करते हो ना। इंटरेस्ट क्या होता है, एन्युटी क्या होता है। अगर हम एक ही बार इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज द केस ऑफ इंटरेस्ट,
और अगर हम बार बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बार बार इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज द केस ऑफ एन्युटी। और एन्युटी में भी दो तरह का होते हैं। नॉर्मल एन्युटी क्या होती है, ये टेबल बना लेना, मेरी बुक में आपको ये टेबल सब मिलेंगे, टेबल वगैरह चार्ट वार्ट सब बने हुए मिलेंगे, बट बुक आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एन्युटी में दो चीजें लिख लो जी। नॉर्मल एन्युटी क्या होती है, रेगुलर एन्युटी क्या होती है। नॉर्मल एन्युटी इसी को ही बोलते हैं जी रेगुलर एन्युटी, इसी को ही बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी। नॉर्मल एन्युटी बोलो, रेगुलर एन्युटी बोलो, ऑर्डिनरी एन्युटी बोलो, सबका एक ही मतलब है। और एक हमारी होती है जी एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, और इसको हम एन्युटी एडवांस भी बोलते हैं। एन्युटी ड्यू क्या होता है, एन्युटी एडवांस क्या होता है, एन्युटी रेगुलर क्या होता है, ये सब चीजें आएंगी। जिन लोगों ने बीकॉम की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का चैप्टर है, उसमें सब चीजें आती हैं। और जिसने नहीं किया अभी बीकॉम, या जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, नॉन मैथ वाले हैं, उनको मैं समझाई दूंगा आपका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था जी, कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू। कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू आप लिखोगे जी, कंप्यूटिंग प्रेजेंट वैल्यू। मैं ना आपकी परमिशन से ना बाहर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ना क्लास आधे घंटे की थोड़ी बढ़ा दिया करो, क्योंकि मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन होती है ना, टाइम आपको ज्यादा लगता है, तो सिलेबस में थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा ना लगे, बाद में दिक्कत ना हो 2-3 बारी रिवाइज करने में। तो अगर आपकी परमिशन होगी तो हम इसको 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए ना थोड़ा सा बढ़वा देंगे क्लास को। हाँ जी, दिक्कत भी है ना कोई भी, क्या है, अगर हो तो बताओ सर, क्योंकि आजकल ना उल्टा जमाना है, किसी को कुछ दो ना उसको लगता है मैं नहीं लेता जी, तो इसलिए थोड़ा सा होगा। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे जी, रोज नहीं है, कभी कभी मान लो, कभी जैसे कोई चैप्टर चल रहा है, आधा घंटा ज्यादा लग गया तो अल्लाह नहीं बचाना, बस बाकी तो रूटीन में जैसे आप कहोगे वैसे कर देंगे, एज पर यूर कन्वीनियंस, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपकी हैप्पीनेस मेरा ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्या है जी हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। अब समझ लो जी, हमने प्रॉपर वे में अपना सिलेबस स्टार्ट किया और वही एज ए कॉन्टिन्यूटी में चलता जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी दो पार्ट में कर लो जी। इंटरेस्ट क्या है, एन्युटी क्या है, और एन्युटी को भी दो पार्ट में कर लो जी। रेगुलर एन्युटी क्या है, ड्यू एन्युटी क्या है। एक आप करते हो जी रेगुलर एन्युटी, रेगुलर, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, और एक हमारे होते हैं जी एडवांस एन्युटी कह लो या ड्यू एन्युटी कह लो, कोई दिक्कत नहीं। और 5वें नंबर पे हमने क्या लिखा था जी, 5वें नंबर पे लिखा था हमने प्रेजेंट वैल्यू इन केस ऑफ परपेचुटी। अब आप मेरे ख्याल अपने मन में सोचेंगे तो हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं करवाई, पर आपको बताया नहीं था कि ये वाला चैप्टर है। मैं आपको वैसे बताता रहता था जी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब चीजें करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कोई बच्चा ऐसा है जिसको कैलकुलेटर चलाना ना आता हो? मैं क्या, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है आपकी, सबको क्लियर है ना, कैलकुलेटर में कोई दिक्कत नहीं, इनसे भी पूछ लो बेटा, मैंने ठीक है ना बेटा, आपको भी क्लियर है, सबको ठीक है ना, आयुषी को तो आता ही है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा सबसे पहला काम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? बहुत सिंपल है, और मैं आपको ना अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगा, आप उसके हिसाब से करना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आसान होता है, तो ऊपर लिखते हो जी सिंपल इंटरेस्ट, और एक तरफ कॉलम लगा लो जी कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है आपके सामने आता चला जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी, आप इसको एक एग्जांपल से समझो। आज मान लो आप किसी से 1 लाख रुपया या तो बोरो करते हो या तो लेंड करते हो, जो भी है, या उधारा लेते हो या उधारा देते हो, 1 लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट करते हो। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 10%। तो
पहले साल ब्याज कितना मिलेगा मुझे? 10,000। 1,00,000 का 10%। मेरे ख्याल आपने कैलकुलेटर की अच्छी प्रैक्टिस की है, तो 10% निकालना है, 15% निकालना है, 20% निकालना है। क्लियर है ना? सब किसी को डाउट नहीं है अब, है ना? मेरे ख्याल अभी पहले दिन डाउट था, लेकिन आज की डेट में किसी को डाउट नहीं है परसेंटेज कैसे निकालना है। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में 10,000 रुपए हम आपको वापस कर देंगे, भैया अपना ब्याज ले लो, और हमारा जो प्रिंसिपल है 1,00,000 रुपया, दैट विल रिमेन एज इट इज। अगले साल फिर 1,00,000 पे 10% दे देंगे, 10,000, प्रिंसिपल एज इट इज रहेगा, यही है ना? फिर तीसरे साल फिर 10,000 पे आपका ब्याज आपको दे देंगे, और ये एज इट इज रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाए जी? हमने 1,00,000 रुपए का पैसा लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो ब्याज कितना हो गया? 10,000। हम आपको 10,000 रुपए देंगे नहीं। अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया जी? 1,00,000 आपने पहले दिए हुए थे, अब आपका ब्याज कितना हो गया जी? अब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 1,10,000। अब अगले साल आपको इसके ऊपर 10% देंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा जी? 11,000। अब ये 11,000 हम आपको नहीं देंगे, ये आपके प्रिंसिपल में ऐड हो गया, तो कितना हो गया जी आपका? 1,21,000 रुपया। अगले साल फिर आपको 10% देंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा जी? 12,100। पहले साल का ब्याज था 10,000, सॉरी, दूसरे साल का ब्याज था 11,000, तीसरे साल का ब्याज था 12,100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होते हैं जी? पहले साल का भी 10,000, दूसरे साल का भी 10,000, और तीसरे साल का भी 10,000। ये वाला कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है? फिर हम इसको लिखते हैं जी। लिखना क्या है इसको? इसको लिखना क्या है? अभी लिखते हैं जिसको। क्लियर है वाली बात? अब लिखना शुरू करो जी। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? ऊपर लिखोगे जी, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट interest accrued is always parted with and principal remains unchanged। हिंदी में बोलेंगे जी, जो हमारा ब्याज होता है वो हम दे देते हैं, पार्ट विद कर देते हैं उसको, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो एज इट इज रहता है। जो हमारा 1,00,000 रुपया था वो 1,00,000 ही रहेगा। जो आपका ब्याज मिला था, पार्ट विद का मतलब होता है दे देना, अलग कर देना उसको, पार्ट विद मतलब हम आपका 10,000 रुपया आपको दे देंगे, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है दैट विल रिमेन एज इट इज। एक बात तो ये आई आपके नजर में। दूसरी बात आपकी नॉलेज में आई होगी, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल द ईयर्स। लिखो जी, सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड पर लिखोगे जी, सिंपल इंटरेस्ट इज कांस्टेंट इन ऑल द ईयर्स। आपने अपने एग्जाम्पल में देखा था, हर साल मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है जी? 10,000 रुपए। पहले साल भी 10,000, दूसरे साल भी 10,000, तीसरे साल भी 10,000, चौथे साल भी 10,000, हर साल 10,000 रुपये रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरा प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल सेम है तो इंटरेस्ट चेंज होने का मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात लिखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों पॉइंट्स को कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 1, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर 1 क्या लिखे होते जी? इंटरेस्ट एक्रूड is not parted with rather clubbed with the principal।
जो हमारा इंटरेस्ट ड्यू होता है उसको हम लोग पार्ट विद नहीं करते हैं, देते नहीं है, बल्कि उसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। मान लो 1 लाख था, 10,000 पे ब्याज भरा तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 1,10,000। अब हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,10,000 पे लगेगा। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हो, सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर बारी चेंज होता रहेगा। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, नंबर 2 लिखोगे, सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट is always higher in every year than that of previous year। हर साल प्रीवियस ईयर के मुकाबले में हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा हो गया। पहले मेरा प्रिंसिपल 1 लाख था तो मुझे ब्याज मिलता था 10,000 रुपये। अब मेरा प्रिंसिपल 1,10,000 है तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा जी, 11,000। पता होती ये दोनों चीजों में कहीं डाउट हो तो फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। किसी को भी नो डाउट। अब आप देखो जी, सबसे पहले लिखो जी सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक बताएंगे आपको। तो आप लिखोगे जी कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको पेज नंबर बोले, आपके प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 490। अब आपकी न्यू ईयर की मान लो एक आधा दिन जब भी छुट्टी होगी तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आज से समझ लो आपने एफएम पे अपनी तैयारी शुरू करनी है। जो पीछे हमारा हफ्ता निकल गया, थोड़ा बहुत जो आपने कैलकुलेटर सीखा नहीं सीखा, जिसने जो भी किया, यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे थे तो मेरी भी रेगुलरिटी उस हिसाब से नहीं रही जितनी रहनी चाहिए थी। तो अब हम सोच रहे हैं जी आज से हम रेगुलर वे में करेंगे। ठीक है, कभी कोई छुट्टी वुट्टी होगी तो देखेंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे रेगुलर रहे हमारी क्लास। तो हमने करना है जी कंप्यूटेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, आप लोगों ने 9th क्लास में 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूं जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर किसी को भी मालूम नहीं हो तो लिख लीजिए। P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब है टाइम। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है जो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू क्या हो जाती है जी, 1 लाख रुपए जमा करवाया था, 10,000 रुपये ब्याज मिला, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 1,10,000। बहुत आराम आराम से समझते जाना, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने आने चाहिए, क्योंकि अब हम जनवरी के लास्ट में टेस्ट करेंगे तीनों चैप्टर्स का, और सारे चैप्टर 40-40 नंबर के ही होंगे, कोई कम नहीं है, क्योंकि पूरे 40 नंबर का आता है आपका पेपर, तो हर टेस्ट 40 नंबर का होगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप ना जितने भी टेस्ट होंगे सबकी एवरेज निकाल लेना लास्ट में, और अपने फाइनल वाले पेपर देख लेना, ऑलमोस्ट उतने नंबर होंगे आपके जितने हमारे टेस्ट में आए हैं, क्योंकि पेपर का लेवल वही रहता है जो आपके इंस्टीट्यूट में पेपर आता है। ना बहुत आसान बनाते हैं ना बहुत मुश्किल बनाते हैं, बस वही लेवल होता है ताकि आपका इंस्टीट्यूट का काम हो जाए। मतलब मेरे यहाँ मान लो आपके 70% नंबर है तो वहां भी 70% के आसपास ही आएंगे, यहाँ 80% आएंगे तो वहां भी 80% के आसपास ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा फर्क हो जाए, भी 2-4-5% तो हो ही जाता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। तो बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन क्या है, सब चीज कोशिश करूंगा बताने की मैं। अब देखो जी, हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया आपका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन है जी टाइम वैल्यू मनी का। आपको क्वेश्चन देगा जी फाइंड अमाउंट, सॉरी फाइंड अमाउंट नहीं, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹11 लाख at the rate of 11% per annum for 8 years. What is the simple interest? तो क्योंकि मेरी आदत है पहला क्वेश्चन मैं करता हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ही करूंगा, आप मेरे साथ साथ कर सकते हो, ठीक गलत चेक कर लेना। और आप देख लो जी, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है जी,
प्रिंसिपल की वैल्यू है जी 11 लाख। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट किया मेरे भाई, प्रिंसिपल की वैल्यू है 11 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11%। 11% को मैंने आपको क्या बोला जी, क्या लिखोगे 11/100। 11% क्या होता है 11/100। टाइम कितना है, हाँ जी 9 ईयर्स 8 ईयर्स। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, सबको कैलकुलेटर यूज करना आता है। ये हो गया जी 11 लाख इंटू 0.11 इंटू 8, सिंपल इंटरेस्ट हो गया जी 9,68,000 रुपीज, 9,68,000। अगली क्लास में आपके प्रैक्टिस मैनुअल का कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन का, सबसे पहले आप मेरे से वही पूछोगे। अब जो बच्चा कहेगा ना मैंने बिल्कुल किए ही नहीं है, उसको कोई डाउट भी नहीं आएगा। फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे जी, 1-2 दिन तो ठीक है, फिर आगे भी तो बढ़ेंगे ना। आप देखो पेपर कब है आपका, जून में। अब कौन सा महीना हो जाएगा, जनवरी शुरू हो जाएगा। 5 महीने में सिलेबस करना भी है, रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी करने हैं, और आपके अच्छे नंबर आ जाए उसके लिए भी प्रयास करना है। तो आप अगर कोऑपरेट नहीं करोगे तो मेरे लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। बोलो जी किसी का गलत हो, 9,68,000। ठीक है जी, क्लियर। आप लिखोगे जी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो आपने क्वेश्चन लिखा जी फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। मैं वेट करता हूं, आप देखो जी, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹19 lakh at the rate of 11% per annum for 7 years 6 months। 7 years 6 months। अब आप एक ही देख लो जी, आप अपने क्वेश्चन में लिखो जी प्रिंसिपल की वैल्यू, सबको क्लियर है। चलो लिखो जी, प्रिंसिपल की वैल्यू है जी 19 लाख। प्रिंसिपल की वैल्यू है मेरे भैया 19 लाख, लिखा जी 19 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11% को हम लिखेंगे जी 11/100। टाइम कितना है 7 ईयर 6 मंथ्स, मतलब 7.5 ईयर्स हो गया। 6 मंथ्स का मतलब क्या हो गया जी, हाफ ईयर्स हो गया ना। हाफ ईयर ऐसे लिखते हैं ना, 7.5, 7.5 साल। आप हिंदी में क्या बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, 7.5 साल। अब आप देखो जी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 19 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 11/100। टाइम कितना है मेरे भाई 15/2। करो जी, आप करोगे जी 19 लाख इंटू 11 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 200, 15,67,500। 15,65,500 रुपीज, 15,67,500। सिंपल इंटरेस्ट को देख लो जी, सिंपल से कैसे कंप्यूट करना है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करके फिर हम इसके अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹11 lakh at the rate of 9% per annum for 6 years 4 months। मैं वेट करता हूं जी, देखो 6 years 4 month। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 11 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। टाइम की वैल्यू कितनी है जी, टाइम की वैल्यू कितनी है 6 years 4 months। 4 मंथ को क्या लिखेंगे जी, ईयर करोगे तो 4/12। 4 मंथ्स कितने ईयर हो गए, एक महीना होता है 1/12 साल। तो ये हो गया जी 6 years प्लस 4/12 साल। तो 6 + 1/3, 19/3 साल हो गए जी। अगर आप चेक कर देखो जी 19/3 साल, ठीक है ना।
19/3 साल हो गए। ये चीजें हम 9th-10th में भी पढ़ते थे, 11th में भी पढ़ते थे थोड़ी बहुत। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल की वैल्यू है मेरे भाई 11 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और टाइम कितना है जी? टाइम देखो जी कितना है, 19/3। क्या करेंगे आप? चाहो तो 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। ये हो गया जी 11,000 इंटू 9 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3, तो 6,27,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया जी। 6,27,000। वट इज द सिंपल इंटरेस्ट? 6,27,000। अरे भैया मेरे से पूछोगे ज्यादा बेटर बता दूंगा मैं, उनसे पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। आप बता रहे हो कि समझ रहे हो? इसे बता रहे हो? अच्छा, आपको क्या दिक्कत है बताओ, मैं बताता हूँ ना सर। क्लियर है? चलो आप बता दो जी किसको दिक्कत हो, हाउ टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है जी? ठीक है ना, मान लें सबको क्लियर है। चलो अब इसको ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को पहले खत्म करते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे, फिर फ्यूचर वैल्यू पे आएंगे, सब चीजों पे आएंगे। देखो आपने लिखा था जी सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है जी? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मुझे निकालना है मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखो जी, एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम। एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम, तो क्या आ जाएगा जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी लिख लो, फिर दोनों क्वेश्चन साथ साथ करते हैं। टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी लिख लो जी। टाइम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? टाइम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है जी? एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम। अब आपके मन में एक बिल्कुल छोटा सा डाउट आया होगा, सर ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या चीज है ना? बाकी सब चीजें तो क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, प्रिंसिपल सब क्लियर है, बट आपके माइंड में होगा सर ये एक्रूड इंटरेस्ट क्या चीज है। तो मैं एक दो एग्जांपल्स के बेस पे आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप आगे क्वेश्चन करना। मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना, बेटर यू आस्क मी, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि आपका पड़ोसी आपको समझा तो देगा पर उतना अच्छा नहीं समझा पाएगा। देखो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं जी, एन अमाउंट बिकम्स, सब लोग लिखना जी, एन अमाउंट बिकम्स 4 times in 18 years. Find rate of interest. कोई भी पैसा 18 साल में 4 गुना हो गया, तो बताओ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्वेश्चन का हिंदी में मतलब क्या है जी? कोई भी पैसा 18 साल में 4 गुना हो गया, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? आपको एक बिल्कुल सिंपल सा काम करना है, इसमें सबसे आसान हो जाएगा, आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ये मानो जी, मैडम कुछ रह गया पीछे का? नहीं, अभी तो ध्यान दो। आप मान लो जी मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपए, हर केस में आपने 100 रुपए मानना है। क्यों 100 रुपए मानना है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में आता है, और परसेंटेज क्या होता है? 10% मतलब 100 में से 10, 5% मतलब 100 में से 5, 8% मतलब 100 में से 8। हर चीज 100 पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो मैंने मान लिया जी प्रिंसिपल 100 था, और अमाउंट कितना हो गया? 400। वो कह रहे कोई भी पैसा 4 गुना हो गया। अगर मैंने 100 रुपए जमा करवाया तो वो कितना हो गया? 400। इसका मतलब एक्रूड इंटरेस्ट कितना हो गया? 300। 100 रुपए जमा करवाया था, 400 रुपए वापिस मिलेगा, तो कितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ? 300 रुपए। ठीक है, मुझे निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है भैया? लगाओ जरा।
रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जी एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम। टाइम कितना है जी 1800। 300 डिवाइडेड बाई 18, क्या वैल्यू आ गई जी 16.67% मेरा क्या हो गया जी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.67%। आपके मैनुअल में ना इसको बहुत लंबे तरीके से किया हुआ है, तो मेरी एडवाइस यही है कि मेरे वाले मेथड अप्लाई करना, लेकिन क्वेश्चन सारे करना बुक के, क्योंकि मैनुअल वाले मेथड से आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, तो ये मेथड आपको बड़े आसान देंगे। आगे लिखते हैं जी क्वेश्चन। देखो आपने क्वेश्चन लिखा जी, आपने क्वेश्चन लिखा जी एन अमाउंट बिकम्स 4.5 times in 24 years. Find rate of interest. क्या मैं मान लूं जी प्रिंसिपल की वैल्यू 100 और अमाउंट की वैल्यू 450, क्योंकि वो कह ही रहा है कोई भी पैसा 4.5 गुना हो गया, तो 100 का 4.5 गुना कितना हो गया जी 450 रुपए। व्हाट इज द एक्रूड इंटरेस्ट 350, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा जी 350 अपॉन पीरियड कितना है जी 24। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, 350 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया जी 14.58%। 14.58% क्या हो गया जी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 14.58%। देख लो किसी का गलत हो तो बता दीजिए। मेरी लेफ्ट साइड में, मेरी राइट साइड में जितने भी हैं, किसी का गलत हो तो बता दीजिए। ठीक है, सबका ठीक है जी। चलो क्वेश्चन लिखो जी आगे। एन अमाउंट बिकम्स, आपके मैनुअल में इस मेथड से नहीं किया हुआ, बहुत लंबे मेथड से किया हुआ है, उस मेथड को आप यूज मत करना, मेरे वाले मेथड से यूज करना है, पर क्वेश्चन वो भी करने हैं जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं वो भी करने हैं। तो अब आपको न्यू ईयर पे थोड़ा होमवर्क मिल जाएगा, और आज से मान लो जी हमारी एफएम की क्लास स्टार्ट हुई है और सीरियसली करना है इसको। एन अमाउंट बिकम्स, एन अमाउंट बिकम्स 5 and 1/4 times in 30 years. Find rate of interest. हमने माना जी प्रिंसिपल 100, अमाउंट कितना हो गया जी 525 रुपए, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया जी 425 रुपए, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया जी 425 रुपए। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया जी एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम। 425 डिवाइडेड बाई 30, 14.17% हो गया जी। 14.17% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये सबको क्लियर है तो मैं एक टेक्निक और आगे बढ़ते हैं जी। एफएम से आसान सब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा, बस थोड़ा थोड़ा जो आपको बेसिक प्रॉब्लम थी वो मैंने पिछले 1 वीक में कोशिश की है कि कैलकुलेशन वगैरह आपकी ठीक हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो जी हमने आगे क्या लिखा, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। हमने कहा जी एन अमाउंट बिकम्स 5 times एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो आपने बताना है जी कितना टाइम लगा होगा, कितने साल लगे होंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगाया जी आपने, टाइम का फॉर्मूला आपने लगाया जी एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। टाइम हो गया जी एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन रेट, रेट हो गया एक्रूड इंटरेस्ट अपॉन टाइम। अब आप देखो जी एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, मान लो मेरा प्रिंसिपल था 100 रुपए और मेरा अमाउंट हो गया जी 5 गुना, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया 400। तो आप क्या करेंगे जी 400 सिंपल इंटरेस्ट हो गया जी, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया 400 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी
12%, 400 बटे में 12, 400 डिवाइडेड बाई 12, 33.33, 33 एंड 13 ईयर्स। कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्या हम ये भी कह सकते हैं जी 33 ईयर्स और 1/3 ईयर क्या हो गया जी, एक साल में होते हैं 12 महीने, 1/3 कितना हो गया जी, 4 महीने। तो ये मेरा कितना हो गया जी, 33 साल 4 महीने के बाद ये पैसा। दोनों आंसर ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो 33 एंड 1/3 ईयर, और ये भी लिख सकते हो जी 33 साल 4 महीने, 33 साल 4 महीने बाद ये पैसा इतना। ठीक, आगे देखो जी, क्वेश्चन है एन अमाउंट बिकम्स 4.5 times in नहीं करना, एट द रेट ऑफ 12%, व्हाट इज द टाइम, कितना पीरियड लगा। मान लिया जी प्रिंसिपल 100 रुपए, अमाउंट हो गया जी 450, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया जी 350, अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, 350 डिवाइडेड बाई 12, 29.16 ईयर्स। आप ये लिखोगे जी 29.16 ईयर्स। मान लो मंथ में कन्वर्ट करना है, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है 12.16, ठीक है। आप ये लिख दो, क्योंकि बहुत सिंपल वे में कर दो, 29.16 ईयर्स में आपका ये पैसा। आप देख लो, किसी को डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, यहां तक को डाउट हो तो बता दीजिए। बट इधर सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जी, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। आपने ये किया जी, एन अमाउंट बिकम्स 6 and 1/4 times एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा होगा, आपने वो बताया। मान लिया जी प्रिंसिपल की वैल्यू थी 100, अमाउंट हो गया 625, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया जी 525, 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 525 डिवाइडेड बाई 18, 29.16 ईयर्स हो गया जी। 29.16 ईयर्स में, ठीक है, 29.16 ईयर्स में। यहां तक का काम क्लियर है। अब आगे लिखो जी, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था टाइम वैल्यू मनी का, आप अपना कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट था जी व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को, मेरी तरफ से खत्म हो गया, कुछ भी करने वाला नहीं है। बुक के क्वेश्चन आप कर लोगे, असाइनमेंट के क्वेश्चन आप कर लोगे, डाउट जितने भी आएंगे हम करेंगे उन सबको। तो धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ जाएंगे अब इस चैप्टर में। टाइम वैल्यू मनी को पहले कंक्लूड करेंगे। आगे मेरा हो गया जी व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें ना इंटरेस्ट कभी भी नहीं निकल सकता डायरेक्टली। हमारा डायरेक्टली क्या निकलता है जी, अमाउंट निकलता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। सब लोगों ने लिखा हुआ है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। फ्यूचर वैल्यू जब निकालते हैं अमाउंट में, अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर दूं तो बाकी इंटरेस्ट हो जाएगा ना। मैंने 100 रुपए दिए और 110 रुपए वापस मिले, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल कम कर दूंगा तो बाकी इंटरेस्ट हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस पी। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बन गया जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाएगा जी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। लिख लो जी। और सिंपल इंटरेस्ट का आपका फॉर्मूला क्या था जी, वो भी दोबारा रिपीट करता हूं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर P कॉमन माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो P कॉमन आ जाएगा ना। P कॉमन लिया 1 प्लस, तो आपने फाइनल फॉर्मूला ये लिखना है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हमारा पहला कॉन्सेप्ट था सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट था कंपाउंड इंटरेस्ट।
तीसरा कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताना है, तो वो भी करते जाएंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, फिर प्रेजेंट वैल्यू, परपेचुटी, ये सब चीजें आप सब कर चुके हो, बस हम चैप्टर को फॉर्मल वे में अब कर रहे हैं। देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आई का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पता ही आपको। तो आपने किया जी, देखो आप कहते हो जी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹11 lakh at the rate of 11% per annum for 7 years if compounded quarterly। अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारा ब्याज कितना आएगा? कोई कुछ नहीं लिखेगा, पहला क्वेश्चन आप आराम से समझोगे। हालांकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आई एम श्योर आप कर लोगे, बट फिर भी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को आराम से फिर देखो। देखो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। P की वैल्यू क्या नजर आ रही है जी आपको? 11 लाख। हमने लिखा जी P की वैल्यू 11 लाख, तो P की वैल्यू हमने लिख दी जी 11 लाख। आई की वैल्यू क्या होगी जी? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। ये 11% पर एनम का ब्याज है, तो क्वार्टरली ब्याज कितना होगा जी? डिवाइडेड बाई 4 करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन तो किए हुए ना। 11/400.0275। एक साल में 4 बारी ब्याज लगेगा, 7 साल में कितनी बार लगेगा जी? 28 बारी। और ये अब नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहो तो अब इसको सिंपली कैलकुलेट करें। तो आपने किया जी 1.0275 इंटू 2 3 ये हो गया 14, ये हो गया 28, माइनस 1 इंटू 11 लाख। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया जी? 12,51,170 रुपये। 12,51,170। चेक कर लो जी, अगर मेरा कहीं गलत है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। हमने जो लास्ट वीक में किया वो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, अच्छा हो गया, आपकी सब कैलकुलेशन वगैरह प्रॉपर हो गई है। अब आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर रोज की रोज दिक्कत आने वाली बात थी। क्लियर है जी सबका? कोई डाउट है? एक क्वेश्चन लिखो जी पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹13 lakh at the rate of 10% per annum for 7 years if compounded quarterly। if compounded quarterly, अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू दी पावर 7 साल का मतलब है 28 माइनस 1.025 इंटू। मेरा आंसर आ रहा है जी 12,95,443 आ रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेटली जितना भी लिखना चाहो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है। आपकी तो अच्छी है कैलकुलेशन। इधर ठीक है सबका? अगर मेरे से छुपाओगे तो अपना ही नुकसान करोगे, गलत हो तो बता दो ताकि मैं दोबारा करूं, ठीक है? तो अच्छी बात है। अब हमारा पर्पज है कि ठीक होना चाहिए सबका। इधर देख लो जी, किसी का गलत हो तो।
नेक्स्ट देखो जी, अब आपने क्वेश्चन क्या करना है जी, आप करोगे फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इफ फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40 lakh at the rate of 9% per annum for 6 years if compounded monthly. आपने मंथली कंपाउंडिंग करनी है, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, मंथली कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया जी, प्रिंसिपल 1 + I 9% पर एनम है, तो मंथली कितना हो गया जी, 0.0075। ऐसे हम बहुत सारी क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, तो 6 साल में क्या हो गया जी, 72 बारी आप इसको इंटरेस्ट लगाओगे। 1.0075, 72 का आधा 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल करेंगे 18, डबल करेंगे 36, डबल करेंगे 72, -1 इंटू 40 लाख, 28,50,210 रुपीज, 28,50,210, 28,50,210 रुपए का इंटरेस्ट। मैं वेट करता हूं, केवल आप बता दो जी ठीक है गलत है, किसका ठीक किसका गलत। करेक्ट है सबका? इधर भी बोलो जी, सही है। अपने पड़ोसियों का भी पूछ लो ठीक है गलत है। मान लें जी करेक्ट है सबका। इधर आरुषि ठीक है गलत है, सबका हो जाए तो फिर मैं आगे करता हूँ। इधर लेफ्ट साइड में सबका करेक्ट है ना, इसका भी देख लेना बेटा, ठीक है। चलो, ये इतनी स्लो कैसे होगी? देखो जी, एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर इसको अगले कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹32 lakh at the rate of 11% per annum for 10 years if compounded quarterly. If compounded quarterly. हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं। 32 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया किसी बॉन्ड में, किसी सिक्योरिटी में, एफडी में, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, 10 साल के बाद हमको कितना ब्याज मिलने वाला है? हो गया जी, बोलो कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट है जी प्रिंसिपल इंटू 1 + I की पावर n-1। पी का मतलब है 32 लाख, 1 + I क्या था जी, 11% पर एनम। क्या रेट है? 11% पर एनम। कंपाउंडिंग की क्या है? क्वार्टरली।
तो कितना हो गया जी 0.0275। एक साल में 4 बारी कंपाउंडिंग होगी, 10 साल में 40 बारी। 10 साल क्या है ना, 10 साल में 40 बारी होगी, -1 1.0275 इंटू तो मेरा आंसर आ रहा है जी 6,27,000 नहीं, एक तो ये आ जाएगा जी हमारा 62,71,000 रुपीज 62,71,000 62,71,596 है। आप 600 भी कह सकते हो। तो देख लो जी आपका पैसा ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हो गया जी 10 साल। ठीक है, अब देख लो किसी का नहीं हुआ हो तो मैं रुक जाता हूं, किसी का गलत हो तो दोबारा करते। क्लियर सबका? ये आरुषि अभी थोड़ा सा बताएगी ठीक है गलत। आई के ना बच्चे थोड़ा सा कॉलेज के भी पेपर हो रहे हैं, अब वो कॉलेज का पढ़ते हैं तो यहाँ वाला रह जाता है, यहाँ वाला होमवर्क करे तो कॉलेज का पेपर देना है। तो इसलिए मैं भी बड़ा कोई नहीं, आराम आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बारी कॉलेज का खत्म हो जाए फिर हम अपना थोड़ा सा फोकस करेंगे इस पे। ठीक है आगे बेटा जी आंसर ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, अब मैं नहीं करूंगा, पहले आप करोगे, बाद में टैली करने के लिए मैं करूंगा जी। क्वेश्चन है जी एन अमाउंट ऑफ रुपीज an amount of rupees 70 lakh is invested at the rate of 9% per annum for 7 years. If interest is compounded quarterly, find difference in सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या आएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपने अपने कॉन्सेप्ट में देखा होगा, इंस्टीट्यूट ने जो बुक रिलीज किया है उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस इन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्वेश्चन देते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। तो जहां पे डिफरेंस निकालना होता है वहां पे आपको 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस बता देंगे। ठीक है, करो जी, सिंपल इंटरेस्ट करो पहले, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करो। देखो जी मैंने 2 पार्ट कर दिए क्वेश्चन के, एक तरफ मैं कर रहा हूं जी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है जी हमारा 70 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी 9%। लेकिन हम क्वार्टरली और सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वार्टरली हो एनुअली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितने साल है, 7 साल है। 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 70,000 इंटू 63, ये हो गया जी 44,10,000। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया जी 44,10,000
आप यहां तक कैलकुलेट कर लो जी, क्या ठीक है या गलत है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा आपने, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। P का मतलब है 70 लाख, 1 प्लस आई 9% पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा 0.0225। 7 साल का मतलब है 28 बारी कंपाउंडिंग होगी। 1.0225 इंटू 60 लाख 51,000, 60 लाख 51,814 आ रहे हैं जी। हम इसको 810 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बोला जी राउंड ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे भी यही आ रही है। पहले ये दोनों स्टेप निकालो जी, फिर डिफरेंस देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई जी 44,10,000 रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई जी 60,51,810। डिफरेंस बिटवीन द टू, आप हमेशा देखना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट कम होगा। तो डिफरेंस क्या हो गया जी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपका कितना हो गया जी 60 लाख। डिफरेंस क्या लिखते हो जी आप, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 60,51,810 और वो कितना था जी 44,10,000। $44,10,000 माइनस 44,10,000, क्या वैल्यू आ गई जी 60,51,810 माइनस 44,10,000, 16,41,810। तो मेरा आंसर क्या माना जाएगा जी 16,41,810। 16,41,810 हमारा क्या माना जाएगा जी। What is the difference between the simple interest and the compound interest? देखो किसी का भी गलत हो तो मैं वेट कर लेता हूं, ठीक कर लीजिए आप। सबका ठीक है तो हम ऐसा एक क्वेश्चन और करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर? इधर भी क्लियर सबका? चलो अब आप मेरे को आंसर बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन देखो जी, एन अमाउंट ऑफ रुपीज, an amount of rupees 80 lakh is invested at the rate of 10% per annum for 8 years. Find difference in simple interest and compound interest if compounded annually. साल में एक ही बारी कंपाउंडिंग होनी है इफ कंपाउंडेड एनुअल। सेम दो कॉलम बना लो जी, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, देन यू सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। लेफ्ट साइड पे हम निकाल लेते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट और राइट साइड पे हम निकाल लेंगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो जी, बार बार लिखता हूं मैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 80 लाख, प्रिंसिपल इज 80 लाख
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 8 years, 64 लाख हो गया मेरे ख्याल, 64 लाख हो गया ना। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई जी 64 लाख। पहले चेक कर लो जी क्या सबका ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया जी 64 लाख। अब आते हैं जी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। P का मतलब है 80 लाख, I का मतलब है 10% है, साल में एक बार ही होगा, 8 साल में 8 बार ही होगा। 1.10 इंटू 2 4 8 माइनस 1 और इंटू 80 लाख, 91,48,000, 91,48,710। कंपाउंड इंटरेस्ट है जी हमारा 91,48,710। ठीक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो आप करोगे जी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 27,48,000, 27,48,710। ये क्या हो गया जी हमारा डिफरेंस बिटवीन द टू, 27,48,710। अगर ठीक है तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आगे करते हैं। आपका लगता है बेटा कुछ गलत तो नहीं है ना? थोड़ा स्लो स्लो कर रहे हो, बस गलत तो नहीं है कोई भी? हाँ मैं रुक जाता हूँ बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें। आपका क्लियर? बहुत बढ़िया से। ठीक है, आपका लॉजिक सब क्लियर है ना? बस कैलकुलेशन थोड़ा स्लो स्लो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। वैल्यू आई है बेटा इसकी 91,48,710। ठीक है, अब देखो जी, आपने एक क्वेश्चन सबने करना है, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा। इसको लिखो जी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ डिफरेंस इन simple interest and compound interest for 9 years at the rate of 10% per annum on annual compounding is rupees 7,72,000. Find investment. मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको आपकी लैंग्वेज में। वो कह रहे जी हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया वो है 7,72,000 में। तो आपने बताना है जी इन्वेस्टमेंट कितनी की थी हमने। देखो हमारा रूल क्या है जी, एक तरफ हम बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ बनाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। वही सेम रूल अपना मेंटेन रखो, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है।
सिंपल इंटरेस्ट क्या है जी? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल तो मुझे नहीं मालूम है कितना है, किसी को मालूम है तो बताओ, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो 10% का मतलब हो गया जी 10 अपॉन 100। टाइम कितना है? 9 ईयर्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी? ये वैल्यू आ जाएगी जी हमारी 0.90p। अगर आप चेक करो इसको आराम से, ये आ जाएगा जी 0.9p, 0.90p। ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सब लोग चेक कर लो जी यहां तक, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट तक ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट। अब आ जाओ जी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ जाओ तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया जी मेरा? P इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जी P इंटू 1 प्लस आई, क्योंकि साल में एक बार कंपाउंडिंग होनी है, 9 साल में 9 बार कंपाउंडिंग। कितना हो गया जी? 1.10 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1.3579 p, 1.3579 p। ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया जी। चेक कर लीजिए सब लोग। ठीक। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है जी? पहले यहां तक बिल्कुल पक्का कंफर्म कर लो। डिफरेंस क्या होता है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसकी वैल्यू कितनी है जी? 7,70,000। अगर हम दोनों में से P कॉमन ले लेते हैं, अगर हम दोनों में से P कॉमन लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो जी P कॉमन लिया, क्या है? 1.35, आगे क्या है? 3579, और ये क्या है जी? 0.90। और इसकी वैल्यू क्या होगी जी? 7,70,000। 7,72,000 है। 7,72,000। ये हो गया जी P इंटू 1.3579 माइनस 0.90, 0.4579, 0.4579, ये है जी 7,72,000। और P कितना हो गया जी? 7,72,000 अपॉन 0.457। ये हो गया जी 16,85,957 रुपए। 16,85,957 है। तो आप इसको चाहो तो 960 भी लिख सकते हो। इसका मतलब है मैंने 16,85,957 रुपए इन्वेस्ट किए थे। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया कितना है जी मेरा? 7,72,000। करेक्ट है जी? चलो आगे बढ़ते हैं जी थोड़ा सा। अब मेरा ख्याल आप बताओगे जी क्वेश्चन का। इफ डिफरेंस इन simple interest and compound interest for 9 years at the rate of 9% per annum
on quarterly compounding basis. Quarterly compounding basis is rupees 7,72,000. सेम लिख दिया जी अमाउंट. फाइंड इन्वेस्ट. क्वेश्चन को दोबारा समझ लो जी. हमने कुछ पैसा जमा किया, इन्वेस्ट किया. सिंपल इंटरेस्ट पे और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 7,72,000. कंपाउंडिंग कैसे करनी है? क्वार्टरली कंपाउंडिंग करनी है. देखो जी, हमने किया सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया मेरे भाई? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल तो हमको नहीं मालूम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 9%. सिंपल इंटरेस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, वो कंपाउंडिंग पे फर्क पड़ता है. तो कितने साल के लिए? 9 साल, 9 years. कितना हो गया जी? 0.81p. ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया. पहले यहां तक चेक कर लो सबका ठीक है कि गलत है. 0.8. सर सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. देखो आपने 1 लाख रुपए उधारे लिए, 1 साल का ब्याज है मान लो 10,000 रुपए. मैं 3-3 महीने बाद करके दे दूं तब भी 2,500 ही देने हैं. कंपाउंडिंग में क्या होता है? इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तो इसलिए उसका फर्क पड़ जाता है. और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया जी? P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1. P का मतलब नहीं मालूम, I का मतलब है क्वार्टरली है 0.0225. 9 साल का मतलब है 36 बारी होगा. 1.0225 1836 माइनस 1. ये हो गया जी 1.2278p. 1.2278p. बेटा सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिंपल इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, केवल कंपाउंडिंग पे फर्क पड़ता है. अब देखो जी डिफरेंस क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. देखो डिफरेंस क्या होता है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट. 1.2278p माइनस 0.81p. इसकी वैल्यू है 7,72,000. 1.2278 माइनस 0.81 0.4178p. 0.4178p इसकी वैल्यू है 7,72,000. तो P की वैल्यू क्या होगी जी? 18,47,780 रुपए. 18,47,780 रुपीज. चेक कर लो जी, किसी का गलत है. ठीक है, टेक यूर ओन टाइम. मुझे कोई जल्दी नहीं है. मैंने आपको टारगेट बता दिया है, इस महीने के लास्ट में इन तीनों चैप्टर्स का टेस्ट होगा. हाँ पूछो ना. अब ये वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी? 18,47,780. देखो डाउट क्या है, मैं दोबारा बताता हूं जी. सी इज टेलिंग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा. तो
एक्चुअली मैंने बोला ना, आपकी कोई गलती नहीं है, बीच में बीकॉम के पेपर चल रहे हैं ना, आपका माइंड उधर भी रहता है तो थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। 9% पर एनम है, तो क्वार्टरली कितना हो जाएगा जी? 1/4। मैंने आपको बोला था आप ऐसे भी कर सकते हो जी, ये 1 साल का है, ये 1 महीने का है, ये 3 महीने का है, तब भी एक ही बात आएगी, 0.0225। 1 साल में 4 बारी कंपाउंडिंग होगी, 9 साल में 36 बारी कंपाउंडिंग। आप कंप्लीट करो बेटा, या तो फिर अगला क्वेश्चन करो और इसको आगे बढ़ाएं फिर। इफ डिफरेंस इन, अब आपने मेरे को आंसर बताना है जी, सारे क्वेश्चन मैं ही करता हूं। इफ डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 8 years at the rate of 10% per annum on quarterly compounding basis is rupees 7,92,000. What is the investment? आपको बताना है जी इन्वेस्टमेंट कितने की थी। सेम मेथड, एक साइड पे करो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक साइड पे करो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो अगर आपने थोड़ा सा कर लिया हो तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं जी। हमने किया एक साइड पे सिंपल इंटरेस्ट और एक साइड पे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये है जी हमारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है भैया? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल तो मुझको मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो कितना है? 10%। 10% हो गया जी 10/100। टाइम कितना है जी? 8 years। तो सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल हो गया जी, 0.80p सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पहले हर बच्चा चेक कर लो क्या सबका सिंपल इंटरेस्ट ठीक आ रहा है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं जी। क्या p इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1। p मुझको मालूम नहीं, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, 10% पर एनम है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। तो हमने क्या किया जी, 10/100 1 साल का है, ये क्वार्टर का, और 8 साल में 32 क्वार्टर्स हो जाएंगे। 1.025 इंटू 1.2038, 1.2038p, ये मेरा आ गया जी कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये मेरा आ गया था जी सिंपल इंटरेस्ट। पहले यहां तक चेक करो क्या सबका ठीक है। ठीक है जी सबका। अब डिफरेंस देखो जी कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 1.2038p माइनस 0.80p, इसकी वैल्यू कितनी है? 7,92,000। आप क्या करते हो जी, p कॉमन लेते हो, 1.2038 माइनस 0.80, 7,92,000। क्या हो गया जी, 1.2038 माइनस 0.80, 0.4038। p इंटू 0.4038 की वैल्यू कितनी है जी? 7,92,000। तो मेरा p कितना हो गया जी? 19,61,400 रुपए। 19,61,400 रुपए।
कितने लोगों का ठीक है? आपका ठीक है, बाकी पड़ोसियों से ठीक है सर? चलो ठीक है, तो हाथ नहीं खड़ा करना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है? ऐसा और करने की जरूरत है? अपने कॉन्सेप्ट टिक करो जी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? सिंपल इंटरेस्ट। क्या किसी को सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है? दूसरा था जी मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरा मेरा था जी डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी। अब हमारा आता है जी फ्यूचर वैल्यू का। हमने लिखा है जी कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। कंप्यूटेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू, और ये था जी इन केस ऑफ इंटरेस्ट, और ये था हमारा इन केस ऑफ एन्युटी। जैसा कि आप पहले भी लिख चुके हो, दोबारा लिखना चाहो तो दोबारा लिख लो। इफ मनी इज इन्वेस्टेड ओनली वंस, तो वो हमारा इंटरेस्ट का केस होता है। इफ मनी इज इन्वेस्टेड पीरियोडिकली ऑन रेगुलर बेसिस, तो हमारा क्या होता है जी? एन्युटी का होता है। चीज पहले भी लिख चुके हो आप मेरे ख्याल 2-3 बारी, फिर भी लिखना चाहो तो मैं फिर लिख देता हूं। लिखूं कि नहीं? जरूरत नहीं, जरूरत ना। चलो अब देखो जी, हम सबसे पहले करते हैं जी इंटरेस्ट का केस। इंटरेस्ट के केस में हमारी फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू इज डिनोटेड बाई ए, प्रेजेंट वैल्यू इज डिनोटेड बाई दिस। पी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, कितने इन्वेस्टमेंट की। ए का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, आई का मतलब है एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है जी? मान लो क्वेश्चन है जी फाइंड अमाउंट, फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 70 lakh is invested at the rate of 9% per annum on quarterly compounding basis. आपने 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कितने पीरियड के लिए? 9 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखा है? 9% पर एनम। और कंपाउंडिंग कैसे होगी? क्वार्टरली होगी। तो आपको बताना है, बताओ मेरे को फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे, आफ्टर 9 years के बाद कितने पैसे मिलेंगे। मैं दोबारा क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखोगे क्या मैंने पैसे बार बार इन्वेस्ट किए या एक ही बार इन्वेस्ट किए। क्या लग रहा है आपको? एक ही बार किए। एक ही बार किए तो कौन सा लगेगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बार बार करते हैं तो क्या लगता है? एन्युटी का फॉर्मूला। देख लो जी, ए की वैल्यू क्या होगी? पी। पी का मतलब है 70 लाख, 1 प्लस आई, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, 9% पर एनम है। क्वार्टरली कितना हो जाएगा जी? 4 से डिवाइड करेंगे 0.0225। एक साल में 4 बारी कंपाउंडिंग होगी, 9 साल में 36 बारी। यही था ना हमारा? क्या वैल्यू आ गई जी? 1.0225 इंटू 1836 इंटू 70 लाख, 1,55,94,714। तो मेरा आंसर आ रहा है जी 1,55,94,714। तो आप इसको 710 भी लिख सकते हैं। अगर हम आज 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमको 9 years के बाद कितने पैसे मिलेंगे? आंसर इज 1,55,94,710। मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस तो आप पहले भी बहुत ज्यादा कर चुके हो। ठीक है जी, क्लियर। एक ही क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है आरुषि जी, कोई डाउट नहीं हो रहा ना? चलो अब ये आंसर बताएगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है जी, फाइंड अमाउंट आफ्टर 8 years
if rupees 90 lakh is invested at the rate of 11% per annum, और वो कह रहे जी कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है जी एक साल में 2 बारी, 6 महीने के बाद कंपाउंडिंग करेंगे सेमी एनुअली। सेमी का मतलब होता है 2 हिस्सों में बांटना। सेमी सर्कल, सर्कल को 2 हिस्सों में बांटा, सेमी एनुअल है। हाँ जी बेटा 1/6 नहीं, एक साल में 8 रुपए देने हैं, तो आधे साल में कितने देंगे? 4 रुपए, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। आपके स्कूल की फीस है बेटा जी 11,000 रुपए, साल में 2 बारी देनी है, तो आधे कर दो जी, 5,500 रुपए एक बारी दे दो, 5,500 रुपए अगली बार दे दो। साल में 2 बारी देना ना, मतलब साल में 2 बारी करके देने हैं। हमने क्या किया जी, देखो ए की वैल्यू क्या होती है जी, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। P का मतलब है 90 लाख, आई 11% है, आधे साल का कितना हो जाएगा जी, 11/200, 0.055, 0.055। एक साल में 2 बारी देंगे, 8 साल में 16 बारी देंगे। 6 महीने बाद ब्याज देना ना, एक साल में 2 बारी, 8 साल में 16 बारी। देखो जी क्या वैल्यू आ गई, बस बाकी काम कैलकुलेटर करेगा। 1.055 इंटू 2 4 8 16 इंटू 90 लाख, 2,11,97,364 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 360 लिख रहा हूं। ठीक है, देख लो जी, किसी का गलत हो तो ठीक कर लीजिए, ठीक है तो अच्छी बात है। इधर ठीक है, ठीक हो गया आरुषि जी? हाँ आराम से करो, आप कोई जल्दी नहीं है। देखो 11% एक साल का था, तो आधे साल का कितना होगा? ठीक हो गया, आंसर ठीक आ गया। चलो एक इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखो जी, फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 82 lakh is invested at the rate of 10% per annum, 82 lakh if compounded quarterly। देखो जी हमारा अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n। केवल आपको आई कंप्यूट करना होता है, n कंप्यूट करना होता है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। P की वैल्यू क्या होगी जी, 82 लाख, 1 प्लस आई, आई का मतलब है 10% पर एनम है। देखो जिसको भी डाउट है 10% पर एनम है। क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब है एक साल में 4 बारी देना होगा। आपकी फीस है 10,000 रुपए, आपने क्वार्टरली पेमेंट करनी है, तो डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया जी, 0.025, 0.025। एक साल में 4 बारी करेंगे और 9 साल में 36 बारी करेंगे। बाकी काम तो कैलकुलेटर करेगा। 1.025 इंटू, ये हो गया 18, ये हो गया 36, और इंटू में 82 लाख।
1,99,00,000 1,99,00,000 46,790 ये आंसर आ रहा है जी मेरा। किसी का 10, 20, 50 रुपए कम ज्यादा आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ही आ रहा है। ठीक है जी, चलो ये तो आपने पहले बहुत प्रैक्टिस की हुई है, इस पे ज्यादा नहीं जा रहे हम। बस 2-3 क्वेश्चन एन्युटी की ओर करके ना, फिर मैं आपको बताऊं ड्यू एन्युटी क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, क्योंकि हमारा ना पेपर का काम हो जाएगा। मैंने बोला आपके प्रैक्टिस मैनुअल में पेज नंबर 490 आज जाके उसके दर्शन करना थोड़े से, और रजिस्टर मेंटेन कर लो, उसमें क्वेश्चंस भी करना, मेरे वाले असाइनमेंट के भी करना और बुक के भी करना चाहिए, मैनुअल के भी करना। देखो एन्युटी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा हुआ है, आप लिखते हो जी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो हमने एन्युटी का क्या मतलब बताया था, इफ मनी इज इन्वेस्टेड, if money is invested periodically at regular interval, अगर बार बार पैसे जमा करवाते हो, हर महीने, हर क्वार्टर में, हर हाफ ईयर में, हर साल बार बार पैसे जमा कराते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, एन्युटी। ठीक है, और एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू आपने लिखी थी जी P इंटू 1+i की पावर n-1 अपॉन आई, याद है सबको, ये हमारा फॉर्मूला होता है जी रेगुलर एन्युटी का। अब आप बोलोगे जी रेगुलर एन्युटी का क्या मतलब है और ड्यू एन्युटी का क्या मतलब है, पहले आप ना आराम से मतलब समझ लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जी। लिख लो, पहले यहां तक का लिख लीजिए, सारा कुछ लिखना रह ना जाए, क्योंकि बुक में ना क्वेश्चन किए हुए बहुत लंबे लंबे मेथड से किए हुए हैं, और आपको ना थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, तो उसको बड़े शॉर्ट प्रॉपर वे में करोगे तो जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। देखो जी रेगुलर का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब क्या होता है। आप में से कोई बच्चा पीजी में रहता है, पीजी में रहने वाले जो लोग होते हैं ना पीजी में, मैं तो उनको रूल बताता हूँ क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है जी, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बोला जी हम 10,000 रुपए पर मंथ की एक रेकरिंग डिपॉजिट खुलवा रहे हैं, 10,000 रुपए पर मंथ जमा करेंगे। अब आपने मान लो जनवरी की किस्त जमा करनी है, तो कब जमा करेंगे हमारी मर्जी है, 1 तारीख को करें, 5 को करें, 10 को करें, 15 को करें, 25 को करें, 30th को करें, लेकिन 31 जनवरी से पहले पहले मुझे किस्त जमा करनी पड़ेगी। मान लो मुझे फरवरी की किस्त जमा करनी है, चाहे मैं 1 फरवरी को करूं, चाहे मैं 10 फरवरी को करूं, चाहे मैं 15 को करूं, चाहे मैं 28 फरवरी को लास्ट डे पे करूं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं जी, रेगुलर एन्युटी। महीने में एक बार करना है, जब हमारा मन करेगा, जब हमारी सुविधा होगी, जब हमारी कन्वीनियंस होगी, जब हम कंफर्टेबल होंगे, हम तभी करेंगे, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। ये होता है जी रेगुलर एन्युटी। ड्यू एन्युटी क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है एडवांस बेसिस पे। जनवरी की किस्त कब जमा करनी होती है, 1 जनवरी को, मतलब एडवांस बेसिस पे। मैंने आपको पीजी का क्यों पूछा, मान लो कोई आदमी रेंट के मकान में रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है, किराया कब देना होता है, जनवरी महीने का किराया 1 जनवरी को, एडवांस बेसिस पे। तो वो जो एडवांस बेसिस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्यू एन्युटी। और जो हमारी नॉर्मल होती है, रेगुलर होती है, ऑर्डिनरी होती है, मतलब आपको पूरे महीने में अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जब आपको सुविधा आप तब पेमेंट करो, दैट इज कॉल्ड रेगुलर एन्युटी, नॉर्मल एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, जो मर्जी नाम लो। और जो एडवांस वाला होता है उसके दो नाम है, आइदर वी कैन कॉल इट एन्युटी ड्यू और वी कैन कॉल इट एन्युटी एडवांस, दोनों का। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये किसका है जी, रेगुलर एन्युटी का। अब ड्यू एन्युटी का क्या है वो हम आगे करेंगे जी, पहले आप सिंपल सा क्वेश्चन करो जी। फाइंड अमाउंट, फाइंड अमाउंट आफ्टर 7 years if rupees 10,000 per month is invested।
एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। और ये मैंने लिखा जी रेगुलर बेसिस पे। दूसरा मैंने लिखा जी ड्यू बेसिस पे। आप कहोगे जी ड्यू का फॉर्मूला तो बताया नहीं, फॉर्मूला भी बता देंगे जी, केवल रेगुलर बेसिस का करो पहले। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो रेगुलर है 10,000 रुपीज पर मंथ, हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे आरुषि के नाम से, और 7 साल बाद आरुषि को कितने पैसे मिलेंगे वो बताना है जी। देखो रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला, आप कहते हो जी P इंटू, लिखो फॉर्मूला लिखो पहले। रेगुलर एन्युटी का हो गया जी P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। P क्या है जी 10,000 रुपीज पर मंथ, क्योंकि पर मंथ है तो इंटरेस्ट भी पर मंथ हो जाएगा। इंटरेस्ट का रेट क्या है 9%। 9% हमारा इंटरेस्ट है, और मंथली चाहिए तो कितना हो जाएगा जी 0.0075। मान लो जी 9,000 रुपए मेरे स्कूल की फीस है 1 साल की, तो मंथली में कितने पैसे दूंगा डिवाइडेड बाई 12। 1 साल में 12 बारी देंगे, कितने साल है, कितने साल है 7, तो 84 बारी मैं पेमेंट करूंगा जी, तो मेरे को कितने पैसे मिलने चाहिए 1.0075। आपको याद होगा इसको हमने क्या नाम दिया था FM में, इसको क्या बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर। याद है कि भूल गए सब चीजें, आजकल बीकॉम के पेपर चल रहे हैं ना, फिर आप कहोगे जी हमारे कॉलेज के पेपर चल रहे थे हम तो सब भूल गए। तो कंपाउंडिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। करो जी व्हाट इज द कंपाउंडिंग फैक्टर। आपने किया जी 10,000 रुपीज इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर 1.0075 इंटू 84 का आधा 42, 42 का आधा 21, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 42, ये हो गया 84, -1 डिवाइडेड बाई 0.0075, ये वैल्यू आ गई जी 116.4269, 116.4269। सब चेक कर लो जी, यहां तक क्या सबका ठीक है। कंपाउंडिंग फैक्टर की वैल्यू क्या सबकी ठीक आ रही है। अब इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या वैल्यू आ गई जी 11,64,270 रुपए। तो आरुषि को 7 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे 11,64,270 रुपए। ये तो हो गया जी मेरा रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है, मैंने 10,000 रुपए हर महीने जमा कराने हैं। कब जमा कराऊंगा, जब मेरे को कन्वीनियंस होगी, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि मुझे कौन सी तारीख को जमा कराने हैं। पूरे महीने में एक बारी जब मेरे पास पैसे होंगे मैं जमा करा दूंगा। आप मुझे नहीं बोल सकते 10 तारीख को कराओ, आप नहीं बोल सकते 15 तारीख को कराओ, आप नहीं बोल सकते 1 तारीख को कराओ। इसको क्या बोलते हैं रेगुलर एन्युटी। अब आ गया जी ड्यू बेसिस पे। ड्यू बेसिस यहां तक ठीक है सबका। अब लिखो जी ड्यू बेसिस का फॉर्मूला क्या है। ड्यू बेसिस क्या होता है जी, जो आपका रेगुलर बेसिस पे आ जाएगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, ये रेगुलर बेसिस पे आ जाएगा ना। इसमें आपने क्या करना है जी 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आई को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो जी रेगुलर बेसिस पे आपका क्या आंसर आया, एक बार दोबारा से बोल दो मुझे जरा, क्या वैल्यू आई थी 11,64,270 इंटू 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 0.0075, यही है ना।
तो क्या हो जाएगा जी 1.0075 इंटू 11,64,270, 11,73,000 ₹2 हैं और हम आंसर लिखेंगे जी 11,73,000। अगर हमको रेगुलर बेसिस पे किया तो इतने पैसे मिलने चाहिए, ये रेगुलर का आंसर आ गया। और अगर मैं एडवांस बेसिस पे करता हूं तो मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए जी, ये एडवांस का आंसर। एडवांस को हम ड्यू भी बोलते हैं और रेगुलर को नॉर्मल, ऑर्डिनरी ऐसा भी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये मैं लॉजिक बताऊंगा मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो, जो किराया मेरे को 31 जनवरी को देना चाहिए था वो मैंने 1 जनवरी को दिया, तो 1 महीने का ब्याज मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए ना, तो 1 महीने का ब्याज फालतू मिल जाएगा, तो वही हमने कर दिया जी 1+i। हर महीने ऐसा चलता जा रहा है तो टोटल अमाउंट पे 1 मंथ का ब्याज ज्यादा हो जाएगा। देखो, एक मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आप लिखो जी फाइंड अमाउंट आफ्टर 9 years if rupees 90,000 quarterly is invested at the rate of 11% per annum। अगर रेगुलर बेसिस पे है तो मेरी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ड्यू बेसिस पे, एडवांस बेसिस पे तो 90,000 रुपए 3 महीने के बाद जमा करवाते हैं और 9 साल तक लगातार जमा करवाते हैं, तो 9 साल के बाद हमको कितने पैसे मिलेंगे, प्रोवाइडेड रेगुलर बेसिस पे है, प्रोवाइडेड ड्यू बेसिस पे। मेरे ख्याल किसी को डाउट है अभी रेगुलर का मतलब क्या है, ड्यू का मतलब क्या है? चलो, बहुत बढ़िया हो गया। हो गया जी। चलो, क्या लिखूं सर? रेगुलर की वैल्यू क्या आ रही है? आप तो कहते हो गए 45 लाख। हाँ जी, आगे 24 230 288, चलो 280 कहते हैं। और ड्यू क्या हो गया? ड्यू पे क्या आ रहा है? 46,48,706। चलो, आप टैली कर लो जी, किसी का ठीक गलत है तो, और ये भी ठीक है या गलत है अभी मैं करता हूं, आप चेक कर लेना जी। ठीक है, आपका ठीक आ रहा है सर? आपके पड़ोसियों का यही आ रहा है क्या डिफरेंट आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। चलो, आप भी बोल दो आंसर। $5,41,000। इतना तो नहीं हो सकता सर, 5 लाख समथिंग। बेटा, 1 साल में 3,60,000 रुपए जमा करेंगे और 9 साल में कितना जमा करेंगे, 30 लाख रुपए तो हम जमा ही कर देंगे और मिलेंगे 5 लाख रुपए। ऐसी लूट तो हिंदुस्तान में नहीं है सर। चलो, आप देखो, चेक कर लो। देखो, आप क्या करते हो, दोबारा देखो जी, हमारा अमाउंट कितना है, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1/i। इधर देखो बेटा, इधर कोई बात नहीं, छोड़ दो, गलत ठीक की चिंता मत किया करो। P की वैल्यू कितनी है जी, 90,000। क्वार्टरली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 11%। 11% पर एनम है तो क्वार्टरली कितना होगा जी, 0.0275। 1 साल में 4 बारी करेंगे, कितने साल हैं, 9 साल है, 36 बारी जमा करेंगे जी। ये तो मेरा हो गया जी रेगुलर। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 1.0275 इंटू 2 3 4 5 6 7 9, ये हो गया जी 18 36 -1 डिवाइडेड बाई 0.0275 इंटू 90,000।
तो रेगुलर बेसिस पे आ गया जी 54,17,991। आपने पता है क्या किया होगा, मेरे ख्याल 1,000 डिजिट छोड़ दिया होगा तो 5,41,000 आ गया। अपन नहीं लिखा, कोई बात नहीं। अगर बैंक में पैसे लेने हो 54 लाख, वो कहेंगे जी 5 छोड़ देते हैं, चलेगा? नहीं चलेगा, अपने केस में नहीं चलेगा, उस बेचारे की कोई बात नहीं, जितने दे दिए उसको। हाँ जी, अरे भाई 90,000 रुपए क्वार्टरली है। आप देखो हमारी कंपाउंडिंग वैल्यू क्या होगी, 1.0275 इंटू कंपाउंडिंग फैक्टर 60.20, कंपाउंडिंग फैक्टर इज 60.20, और इसको आप करोगे जी 90,000 से मल्टीप्लाई, 54,17,991 रुपए आ रहे जी। अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। आपने 90,000 की जगह 9,000 ले लिया होगा, या लास्ट में एक डिजिट नहीं लिखी होगी, पूरा सही है। बोला तो कुछ और था आपने, 5 लाख समथिंग। अच्छा बेटा, अगर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब ड्यू बेसिस देखो जी, ये हो गया जी 54,17,990, ये तो हो गया जी हमारा रेगुलर। 1.0275 और करेंगे तो ड्यू बेसिस होगा, ड्यू बेसिस कह लो या एडवांस बेसिस कह लो, इंटू 1.0275, 55,66,000, 55,66,986 कह लो, 985 कह लो, 990 कह लो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज ऑन ड्यू बेसिस, ठीक है। हमने फ्यूचर वैल्यू भी की। आप अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन द टू क्लियर हो गया, फ्यूचर वैल्यू रेगुलर बेसिस पे क्या होती है, ड्यू बेसिस पे क्या होती है। अब हम प्रेजेंट वैल्यू पे आएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।